हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे, है ना, डिफरेंट टाइप के, और वो एक पैटर्न बताया था कि किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते, क्या क्या पूछ सकता है। तो एक चीज़ अगर आपको ध्यान है कि आप स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना जानते हो और आधार सदिश जो बेस वेक्टर कैलकुलेट करना जानते हो, तो आप सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कैलकुलेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए आर वेक्टर हो गया था आपका। हाँ, मैंने फिर उसके बाद में एक एग्जांपल लिया था और मैंने ये बताया था कि ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर 3 एक्स वाई जेड के वैल्यूज दिए रहेंगे, जो जिनको रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो पता होंगे आपको। तो एक्स वाई जेड के वैल्यू पता होंगे। तो जैसे हमने उसी क्रम के अंदर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो भी ऑर्थोगोनल है, ये प्रूव करना है, वो भी लांबिक है। तो लांबिक प्रूव करने का तरीका ये होता है कि b1 b2 b3 कैलकुलेट कर लो और b1 b2 b3 का आपस में डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो। अगर जीरो आ जाता है, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कर लो, जीरो आना चाहिए। b2 b3 का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। b1 b3 का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो अपने के केस है ऑर्थोगोनल है, लांबिक है। ठीक है, अब देखो x y और z इस तरीके से 3 वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे स्मॉल आर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेरिकल है तो यहाँ पे आर दूसरा चीज है, तो यहाँ पे कैपिटल आर से लिख देते हैं। आर वेक्टर ऐसे लिख दिया, आर वेक्टर ऐसे लिख दिया। दूसरा u1 u2 u3 के वैल्यू पता है अपने को, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1 होता है आर, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल थीटा होता है, तीसरा फाई होता है। ठीक है, अब आपको b1 कैलकुलेट करना, b1 कर लो, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो कैपिटल आर का। तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करे, इसका करो, इसका आर के रेस्पेक्ट में। जब आर के रेस्पेक्ट में करते हैं तो थीटा फाई कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि वेरिएबल एक से ज्यादा है तो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी के जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग, तो वही अप्लाई कर रहे हैं। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे थीटा फाई वाले कांस्टेंट हो जाएंगे, आर का हो जाएगा 1, तो आर का तो हो गया 1, बाकी के कांस्टेंट है साइन थीटा कॉस फाई, ये हो गया आई कैप। दूसरा ये है, इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, आर का हो जाएगा 1, बाकी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई जे कैप। लास्ट वन आर का हो जाएगा 1, कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा के कैप। ये तो आपके पास में b1 मिल गया आपको। ठीक है, क्या मिला आपको? b1 मिला। क्लियर है? इस तरीके से b2 कैलकुलेट कर लो, b3 कैलकुलेट कर लो। यहां से आप h1 भी कैलकुलेट कर सकते हो साथ में ही, अगर आप चाहो तो। h1 क्या होता है? इसका मोड ही तो है, b1 वेक्टर का मोड है ये, तो इसका मोड कैलकुलेट कर लो। मोड क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, ऐसे होता है कोई भी वेक्टर का मोड। साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इन दोनों के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर फाई और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर फाई, और वो है कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया 1, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, वो भी 1 हो जाएगा। इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, आगे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, ये h1 मिल गया। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर h1 जो आता है वो 1 ही आता है, h2 आता है वो r आता है, h3 आता है वो r साइन थीटा आता है। अभी हम लोग इसको प्रूव भी करते जाएंगे साथ साथ। b1 वेक्टर आ गया, b2 वेक्टर और देख लो, b2 वेक्टर देख ले, चलो b2 वेक्टर पे देख लेते हैं। b2 वेक्टर क्या होगा? इसका u2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, u2 के रेस्पेक्ट में। तो u2 क्या होता है? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u2 का मतलब सेकंड वेरिएबल, मतलब थीटा आएगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, आर का थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, ये रहा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर और फाई वाले टर्म कांस्टेंट रहेंगे,
तो आर और फाई ये कांस्टेंट है, साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, बाकी का आर और कोस फाई ऐसा का ऐसा बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा और वो क्या है कोस फाई है, आई कैप। सेकेंड टर्म क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई। तो आर और साइन फाई तो वैसा का वैसा रह जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस फाई, कॉस फाई साइन फाई जे के प्लस लास्ट टर्म थीटा के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, तो लास्ट टर्म में कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा ये, माइनस साइन थीटा के कैप। ये B2 वेक्टर मिल गया, इसका मोड भी कैलकुलेट कर लो, चाहो तो H2 कैलकुलेट कर लो साथ का साथ ही। B2 वेक्टर का मोड कैलकुलेट करेंगे तो H2 मिल जाएगा अपने को, स्केल फैक्टर, ठीक है, स्केल गुणांक, इसका कैलकुलेट कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका मोड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका भी स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, इसका करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है इसमें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है, इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा और एक सेकेंड, ये यहां पे कॉस थीटा आता है, फाई नहीं आता, कॉस थीटा है ये। ऊपर डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे साइन था, साइन का साइन थीटा था, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक्चुअल में ये नहीं आ रहा, दोबारा देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर बचेगा इसमें और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, क्या बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिस्टेक और कर रहे हैं, एक सेकेंड, मिस्टेक ये कर रहे हैं हम लोग कि इसमें आर वेक्टर में था आर कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन जब किया था तो आर तो ऐसा कैसा रह जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आर भी तो था यहाँ पे, तो यहाँ पे आर भी था, यहाँ पे आर था तो यहाँ पे आएगा आर, सॉरी यहाँ पे आर भी आएगा माइनस आर साइन थीटा, तो आर का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर होगा, देखो ये तो बच गया 1, इसमें बचा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो आर बाहर आ जाएगा और इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, तो ये बच गया आर, ये आ गया H2। वैसे इसमें H2 H1 H2 H3 पूछा नहीं गया, लेकिन मैं मेथड बता रहा हूं क्या क्या काम का क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं यहां से टूल्स। B1 कैलकुलेट करना था अपने को, B2 कैलकुलेट करना था, H1 H2 कैलकुलेट नहीं करना था, मैं बस बता रहा हूं कि यहां पर अगर आ गया तो कैसे करना है। B1 आ गया था, B2 आ गया था, B3 और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको अंजाम देते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो B3 देखिए, B3 वेक्टर के लिए क्या होगा, डेल आर वेक्टर डेल U3 होता है, और U3 का मतलब तीसरा वेरिएबल कौन होता है यहाँ पे, फाई होता है, आर थीटा फाई होता है ना, तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इसका मतलब ये है। तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए आर वेक्टर का, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका आर वेक्टर का। एक बार मैं आर वेक्टर को उधर लिख लेता हूँ ताकि बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े। देखिए ये है आर वेक्टर है ना,
देखिए आर वेक्टर का डिफरेंशियल फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई का साइन फाई हो जाएगा माइनस में, आई कैप आ जाएगा। इसमें करते हैं, इसका आएगा आर साइन थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन फाई का क्या हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा जे के, और इसमें तो फाई है ही नहीं, फाई है नहीं तो ये पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। ये आ गया B3 आ गया, B3 आ गया। H3 कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, B3 का मोड कैलकुलेट कर लो, इसका मोड जो भी आएगा आर साइन थीटा आएगा इसका वैल्यू, देखो इसका स्क्वायर करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर फाई बच गया प्लस कॉस स्क्वायर फाई बच गया। ये तो हो गया 1, इसमें बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो आर साइन थीटा आ जाएगा, ये आ गया H3। ठीक है, ये H3 मिल गया, H3 H1 H2 ये तीनों चीजें अपने को मिल गई। यहां से अपने को वैसे यहां पे चेक कुछ और करना था, ये H1 H3 H2 तो जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए तो जरूरी नहीं था, लेकिन ये मैंने बता दिया कि आगे और कुछ भी पूछे ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कुछ भी, तो ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी यहां पे पूछा क्या गया है, आपको यहां पे बोला गया है कि ये प्रूव करना था कि गोलीय निर्देश तंत्र स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, ऑर्थोगोनल होता है, लाम्बिक होता है। तो लाम्बिक के लिए अपने को ये जरूरी है, ये छाप लेना पहुंच करके, लाम्बिक के लिए ये जरूरी है कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ये जीरो आए, B2 वेक्टर B3 भी जीरो आना चाहिए, B3 भी जीरो आना चाहिए और B1 B3 भी जीरो आना चाहिए, तीनों के लिए ही जीरो आना चाहिए, है ना। तो ये तीनों चीजें अब कैलकुलेट करके देखनी है आपको, और जीरो आएंगे क्योंकि हमारे को पता है कि लाम्बिक ही होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ये गोलाकार और बेलनाकार तो लाम्बिक होते हैं, इस ऑर्थोगोनल होते हैं ये, तो अपने को पता, बाकी आप यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको ये जो चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया था, सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये पूछा गया था कि ये प्रूव करना है कि स्पेरिकल सिस्टम कैसा ऑर्थोगोनल होता है, लाम्बिक होता है। तो लाम्बिक के लिए यही है कि B1 B2 B3 कैलकुलेट कर लो और उनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, जीरो आएगा, वो आएगा। B1 B2 B3 कैलकुलेट कर लिया, जीरो आएगा। अगर इतना ही पूछा तो फिर H1 H2 H3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बता दिया कि H1 H2 H3 कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कुछ भी पूछे इसके अलावा मान लो आपको डेल वेक्टर ए वेक्टर पूछ लिया, मतलब डाइवर्जेंस पूछ लेता, अगर ये पूछ लिया होता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। इस डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखो, उसमें H1 H2 H3 चाहिए, बस लिख देना। ग्रेडियंट पूछ ले, उसमें भी H1 H2 H3 चाहिए, लिख देना। ठीक है, कर पाओगे ना। तो बाकी ये अगर लाम्बिकता का पूछे, ऑर्थोगोनलिटी का पूछे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए भैया, ये लाम्बिकता यहाँ से प्रूव हो जाएगी। ये इसको करके देखना है, B1 B2 इसको जीरो प्रूव करके देखना, ये जीरो आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेडियंट पूछ लेता तो मैं एक बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ फाई, यहाँ पे फाई दिया हुआ नहीं है, बस फॉर्मूला बनाना है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का अगर पूछ लेता तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होता है, E1 कैप H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप बाई H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप बाई H3 डेल फाई बाई डेल U3। ऐसा है। अब देखिए यहां पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो U1 U2 U3 क्या है, U1 का मतलब है R, U2 का मतलब है थीटा और U3 का मतलब है फाई। सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा H1 H2 H3 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया आपने। H1 का आया 1, H2 का आया जो वो R, H3 का आया वो क्या है R साइन थीटा। वैसे अपने को डायरेक्ट भी याद रहते हैं ये, लेकिन पैटर्न भी समझ में आ गया कि एक्स वाई जेड के तीनों के रिलेशन दिए हुए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, E1 कैप E2 कैप E3 कैप को क्या लिख सकते हो, E1 कैप को आप
ई आर कैप भी लिख सकते हो या फिर आप आर कैप ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा ई टू कैप को आप लिख सकते हो ई थीटा कैप लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट थीटा कैप लिख दो। इसी तरीके से ई थ्री कैप को आप ई फाइव कैप या डायरेक्ट फाइव कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाइव जो आएगा वो आएगा ई वन कैप का आएगा, जैसे आर कैप लिख दो मैं इसको, आर कैप एच वन का वैल्यू 1 आ गया और डेल फाइव बाई डेल आर आ गया, प्लस ई टू कैप को लिख दो थीटा कैप, एच टू को लिख दो आप आर या डेल फाइव बाई डेल यू टू का मतलब हो गया थीटा, प्लस ई थ्री कैप को लिख दो आप फाइव कैप एच थ्री का हो जाएगा आर साइन थीटा और डेल फाइव बाई डेल यू थ्री का मतलब हो गया डेल फाइव, ठीक है। ये फाइव ऐसे क्वांटिटी एक अदिश राशि अदिश क्षेत्र है, ये फाइव नीचे एंगल चल रहा है, दोनों सेम ही चीज मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ग्रेडियंट, ऐसे डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा ना कि किस तरीके से डील करना है चीजों को, ठीक है, क्लियर है। ऐसा ही अगर सिलेंड्रिकल के लिए पूछ लेता तो सेम चीज अगर सिलेंड्रिकल के लिए पूछ लेता, एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लो, पहले कर लोगे ना, ठीक है। मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है। अगर सेम चीज सिलेंड्रिकल के लिए पूछता, बेलनाकार के लिए, तो बेलनाकार के लिए देखो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मैं तरीका बता दूंगा। बेलनाकार के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए अगर आ जाता तो वो तीनों रिलेशन पता होने चाहिए थे अपने को। ऐसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल भी कैसा होता है, ऑर्थोगोनल होता है, लाम्बिक होता है। कैसे करते हैं आप, रिलेशन एक्स वाई और जेड के तीन रिलेशन ही तो पता होने चाहिए। ये होता है रो कॉस फाइव, ये होता है रो साइन फाइव और ये होता है जेड। ये लो b1 b2 b3 कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अंदर u1 u2 u3 कौन होते हैं, तीन वेरिएबल कौन होते हैं, रो फाइव और जेड होते हैं, ठीक है, रो फाइव जेड कर लोगे ना सेम तरीके से। तो ये चीज इसके लिए भी कर सकते हो। मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि अगर ये सिलेंड्रिकल के लिए दिया हुआ होता तो ये एक्स वाई जेड ये होते हैं। रिलेशन याद होने चाहिए ना आपको, देगा नहीं, इनके लिए नहीं देगा, बाकी और क्वेश्चन होता है उनके लिए देता है। जैसे एक और क्वेश्चन क्या बताता हूं मैं, क्या क्या आ सकता है, ये छाप लेना। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन बताता हूं कि उसमें क्या रिलेशन दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन, जैसे x का u1 दिया हुआ आपको 2x प्लस 3, u2 दिया हुआ 3y माइनस 4 और u3 गिवन है 4z प्लस 5 और पूछा क्या गया है, स्केल गुणांक पूछा है, स्केल फैक्टर पूछा है। ये भी बोला गया है कि ये लाम्बिक है, ये प्रूव करो कि ये लाम्बिक है, ये ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले तो तीन रिलेशन पता होने चाहिए, तो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें एक्स वाई जेड के पता है क्या, वैसे इनडायरेक्टली अपने को u1 u2 u3 पता है, तो x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आएगा, u1 माइनस 3, एक्स का वैल्यू आएगा u1 माइनस 3 बाई 2। इस इक्वेशन से x आ गया। y देख लो, y आएगा u2 प्लस 4 बाई 3 और z जो आएगा वो आएगा u3 माइनस 5 बाई 4। ये एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू आ गए। बस ये इस तरीके से दिए हुए थे, एक्स वाई जेड मिल गए। अब क्या पूछा गया, एक तो ये बोला गया है कि ये लाम्बिक होता है, ये प्रूव करना है, और एक ये h1 h2 h3 मतलब स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले पैटर्न वही, आर वेक्टर को x i कैप y j कैप z k कैप ऐसे लिखना है। x की जगह ये लिख देना, y की जगह ये लिख देना, z की जगह ये लिख देना। फिर b1 b2 b3 कैलकुलेट कर लेना। b1 b2 b3 आ गया तो उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे आपस में, b1 b2 का, b1 b3 का, b2 b3 का, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि लाम्बिक है कि नहीं। वो जीरो आ गए तीनों तो लाम्बिक होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और h1 h2 h3 कैसे, b1 b2 b3 के मोड निकाल लोगे तो h1 h2 h3 मिल जाएगा। कर लोगे ना, सेम टाइप से है।
बस इसमें ये है कि इसकी जगह ये, इसकी जगह एक्स वाई जेड डायरेक्ट नहीं देके इस तरीके से लिखा हुआ था, हो जाएगा, ये ऐसा है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, पर पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, समझ आया, ये क्लियर है। तो एक पैटर्न तो ये है क्वेश्चन का, और मोस्टली चांसेस है कि इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं दूसरे और क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक बार टाइम देख लूं मैं, 10 मिनट बचे हैं। देखो एक दूसरे क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, अपने को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि E1 कैप H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 ये बोला गया है, ये होता है। इसी तरीके से E2 के लिए भी हो सकता है, E3 के लिए भी हो सकता है, ये प्रूव करना है। वैसे ये सेम चीज़ हमने जब ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था वहाँ पर ये चीज़ आई भी थी, लेकिन याद नहीं होगी शायद आपको, डेरिवेशन के बीच में कहीं पे आई थी। चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखो पहली चीज़ तो इसमें देखो ये डेल U है, U1 U2 U3 ये कैसे होते हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश क्षेत्र है ना। अरे वेक्टर नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब अदिश ही है, स्केलर है। चलो ठीक है, तो ये स्केलर के साथ में डेल लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार मैं, सिंस ग्रेडियंट ग्रेड फाई जो होता है वो होता है E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई बाई डेल U3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मुझे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है U2 और U3 का। तो एक बार मैं U2 का ग्रेडियंट कैलकुलेट करता हूँ, मतलब फाई का नहीं है, फाई की जगह U2 है। इफ फाई की जगह क्या है, फाई U2 है, तो फाई की जगह U2 लिखो। तो ग्रेडियंट किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ग्रेडियंट ऑफ U2, ग्रेडियंट ऑफ U2, इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ U2, ऐसा है ना। तो ग्रेड U2 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आएगा, E1 कैप H1 डेल U2 बाई डेल U1, ये E2 कैप अपॉन H2 डेल U2 अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल U2 बाई डेल U3। ठीक है, आगे देखिए, अब समझिए U1 का U2 के रेस्पेक्ट में, या सॉरी U1 के रेस्पेक्ट में U2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, U2 का U2 के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, U2 का U3 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं ना हम लोग, तो ये तो बचेगा क्या, डेल U2 का जो वैल्यू आएगा आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा, U1 का U2 के रेस्पेक्ट, ये बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसमें ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा केवल E2 कैप अपॉन H2। एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। तो देखो डेल U2 जो आया अपने पास में, इसको मैं अपने पास E2 कैप जो आया वो आया H2 डेल U2। ठीक है, ये E2 कैप मिला अपने को। मुझे करना क्या है वैसे,
मुझे E1 कैप के बारे में बात करनी है ना, तो डेल U2 और डेल U3 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो डेल U2 तो आ गया मेरे पास में, डेल U3 का भी क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। देखो डेल U3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल U2 आ गया मेरे पास, डेल U2 तो आ गया मेरे पास, डेल U3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ एक बार में। इसी प्रकार सिमिलरली डेल U3 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E3 कैप अपॉन H3। 2 में 2 2 था तो 3 में 3 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना ऊपर, तो डेल U2 क्रॉस डेल U3 क्या आने वाला ये, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट E2 कैप अपॉन H2 क्रॉस E3 कैप अपॉन H3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें H2 H3 तो कांस्टेंट है, तो H2 H3 तो यहाँ आ जाएगा, E2 कैप क्रॉस E3 कैप ऐसा आ गया। और E2 कैप क्रॉस E3 कैप क्या होता है, E1 कैप होता है क्या, ये वैसे तो है J कैप क्रॉस K कैप क्या होता है, I कैप होता है। अरे दूसरा वाला यूनिट वेक्टर तीसरा वाला यूनिट वेक्टर का पहला वाला यूनिट वेक्टर आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, E1 कैप आ गया ये, और H2 H3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, H2 H3 को, तो डेल U2 क्रॉस डेल U3। ठीक है, ये आ गया, यही प्रूव करना था। देख लो, ये जो प्रूव करना था यही था, ये मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो U2 और U3 का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, मिल गया बस डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। तो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बस 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नोट्स लिखने भी नहीं है आपको, फिर कुछ नोट्स नहीं लिखने हैं आपको। फिर हमने वो जो क्या बोलते हैं, एक तो है डिराक डेल्टा वाला जिसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और उसके अलावा जैकोबियन है उसके भी नोट्स प्रोवाइड होंगे। आगे के सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके।